बलूचिस्तान में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर मोहलिक हमलों, एक कैप्टन की हलाकत, कोस्ट गार्ड्स के एहलकारों और डेथ स्क्वाड पर बराह रास्त जंगजुओं के हमलों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के होश उड़ा दिए हैं। बलोच जंगजुओं ने ईद के बाद फैसला कुन मोर्चे की तैयारी कर ली है। ईद के बाद क्या होने जा रहा है उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान को फतह करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकने के बाद अब क्या अब बलूचिस्तान को तनख्वाहदार और धरती फरोश सरदारों के जरिए हासिल कर सकती है? क्या रियासती बलोच सरदार बलोच औरतों से ज्यादा ताकतवर हैं? इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर अहम तरीन मौजू होगा GHQ प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर चुनतखिब चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी का फ्रंटमैन PDMA का डायरेक्टर फैसल तारिक यूसुफजई। जी नाज़रीन, फैसल तारिक यूसुफजई 131 अरब से ज़ायद की करप्शन का बड़ा किरदार अचानक लापता हो चुका है। उनकी गुमशुदगी पर खामोशी छाई हुई है। जो कहता था कि मेरी कमाई में फौज और खुफिया इदारे भी हिस्सादार हैं, वो कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और कोशिश करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिल सके। लाइक किया करें, शेयर किया करें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आपको पता है कि मौजूदा जो एक चुनतखिब बलूचिस्तान हुकूमत है जो रियासती आशीर्वाद से इस वक्त बराजमान है, बलूचिस्तान पर काबिज है, उन्होंने बलूचिस्तान में करप्शन के कई नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। दाल चावल का मामला हो तो 10 अरब की करप्शन का मामला सामने आता है और फिर नई असेंबली की तामीर का मामला हो तब भी 6 अरब से ऊपर के मामला नजर आते हैं। लेकिन अब तो एक ऐसा शख्स लापता हो चुका है जो वजीर आला चुनतखिब वजीर आला और GHQ प्रॉक्सी सरफराज बुगटी का दस्ते रास्त समझा जाता था। जी नाजरीन, सरफराज बुगटी का फ्रंटमैन तस्वुर किए जाने वाला अहम तरीन शख्स लापता है, जिसकी गुमशुदगी को कमोबेश 27 रोज होने को आ गए हैं, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई हुई है। इस हवाले से मैंने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें आप बताता हूं कि GHQ प्रॉक्सी सरफराज बुगटी का दायां हाथ समझा जाने वाला अहम ब्यूरोक्रेट वाकई लापता है या अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तहकीकात से बचने के लिए खुद मुल्क से फरार, या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुबैना भत्ता के इल्ज़ाम के बाद रूपोश है। अगर एक ब्यूरोक्रेट लापता है तो हुकूमत खामोश क्यों है? और अगर सरफराज बुगटी का फ्रंटमैन लापता है तो फिर सरफराज बुगटी सुकून से कैसे है? फैसल तारिक 27 दिनों से लापता है, उस पर इतनी तवील खामोशी हैरान कुन है। फैसल को किस इदारे ने लापता कर रखा है, इस पर बात नहीं हो रही। तावान किसने मांग रखा है, इस पर भी बात नहीं हो रही। और ऐसे कई और सवाल हैं जो 27 फरवरी से लापता PDMA के डायरेक्टर फैसल तारिक यूसुफजई के गुम होने के साथ उठ रहे हैं। ताकि इस मामले पर नेब को मुदाखलत की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन नेब भी खामोश। आपको पता है कि आजकल नेब बहुत ही ज़्यादा खामोश है। सरफराज बुगटी के करीबी साथी और PDMA के डायरेक्टर फैसल तारिक यूसुफजई मुबैना तौर पर कराची से गायब हुए। अहले खाना के मुताबिक 27 फरवरी के बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। दूसरी जानिब फैसल तारिक यूसुफजई 131 अरब रुपए की करप्शन में बराह रास्त मुलविस है। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क निकल चुका है, लेकिन इस हवाले से इदारे खामोश हैं। लेकिन इस हवाले से मुझे डाउट होता है कि उनके बैरून मुल्क निकल जाने की बात में सदाकत हो सकती है, इसलिए कि जो साबिक निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और फिर मौजूदा चुनतखिब और GHQ प्रॉक्सी वजीर आला अपना सरफराज बुगटी और फिर सरफराज बुगटी, आपको पता है कि GHQ अपना इसका वजारत दाखिला
का निगरान कलमदान भी रख चुके हैं, तो उनके इतने हाथ लंबे हैं कि इतनी बड़ी करप्शन यानी 131 अरब रुपए की करप्शन, 1 खरब 31 अरब रुपए की करप्शन छुपाने के लिए वो यकीनन उन्होंने अपने अख्तियारात जरूर इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि हर कोई इस पर खामोश क्यों है। माली और इखलाकी तौर पर करप्ट डिप्टी डायरेक्टर पीडीएम फैसल तारिक को वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंट मैन तस्वर किया जाता है और वो खुद को फ्रंट मैन कहलवाता है। 2016 में सरफराज बुगटी जब वजीर दाखिला थे तो फैसल तारिक को पीडीएमए में सिफारिश पर भर्ती करवाया। फैसल तारिक ने इस करप्शन के पैसों से सियालकोट में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई और पंजाब में वजीर आला के उसके शेयर के साथ मौसूफ ने एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म कायम किया और इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में फ्लैट्स, बंगले और प्लाजे खड़े किए। यहाँ तक कि मौसूफ ने हाल ही में लंदन में एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करके वहाँ भी जायदाद खरीद ली। फैसल तारिक अपने निजी महफिलों में खुलकर ये बात करता है और कहता है कि मेरी कमाई में फौज और खुफिया इदारों के लोगों का मुकम्मल हिस्सा होता है या उनकी भी शिराकत होती है, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फैसल तारिक की करप्शन और उस तमाम तर धंधे के खिलाफ CMIT के एक ऑफिसर हैं काशिफ, उन्होंने नेब को एक खत लिखा था जिसमें फैसल तारिक के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त की गई थी और चंद ही दिनों में काशिफ नामी अफसर को महकमे से साइड लाइन कर दिया गया और इस वक्त वो यूं समझ लें कि OSD हैं। लेकिन फजल चौधरी कहाँ हैं? फैसल चौधरी, फैसल तारिक यूसुफजई, माफ कीजिएगा, फैसल तारिक यूसुफजई कहाँ हैं? इसके हवाले से इदारों की खामोशी ये साबित कर रही है, ये जाहिर कर रही है कि आखिर कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। तो इस मिली भगत के नतीजे में बलूचिस्तान के 131 अरब रुपए एक शख्स लेकर बैरून मुल्क चला गया या फिर खुद साख्ता लापता हो गया। इसके हवाले से इदारों को जिस अंदाज में तहकीकात करनी चाहिए थी या करनी चाहिए वो नहीं की जा रही। इसके अलावा जिस तरह इब्तिदा में ही मैंने आपसे बात की थी कि बलूचिस्तान में झड़पों के दौरान एक कैप्टन की हलाकत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। इसके हवाले से अहम अपना तफसीलात हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अहम मामला है वो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान को फतह करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। 75 साल से जारी बलोच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और गोरिल्ला वारफेयर अब एक ऐसे मकाम पर पहुँच चुका है जहाँ GHQ को अब अच्छे तरह से अंदाज़ा हो चुका है कि जिस धरती और कौम को धोखे से फतह न कर सके, अब उसको ताकत से फतह करना भी मुमकिन नहीं है। अब जिस कौम की औरतें खुदकश बमबार बनकर अपने बेटों और नस्लों के दिफा के लिए शहीद होने को तरजीह दें, वो मौत को गले लगा लें और वो घरों को, आसाइशों को छोड़कर और वो पहाड़ों का रुख कर लें, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर कुछ नहीं रहता। अगर आप नौजवान को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो कलम फेंक कर क्लैशनकोफ उठा ले, राइफल उठा ले या फिर अपने जिस्म से बम बांध के, बारूद बांध के और फिर वो पहाड़ों में चला जाए और फिर जब वो पहाड़ों से निकले तो हर तरफ तबाही मचा दे, इनको किसने पैदा किया? जिंदानों में इस वक्त आप देखें तो जिस कौम की बेटियां प्रॉक्सी बनने को तरजीह नहीं दे रही, उनको हर किस्म की ऑफर की गई प्रॉक्सी बनने की, लेकिन उन्होंने प्रॉक्सी बनने की बजाय जिंदानों का इंतखाब किया। उन्होंने जेल में रहना पसंद किया बजाय इसके कि वो सरफराज बुगटी की तरह प्रॉक्सी बनकर और फिर मनसब हासिल करें। तो उस पर उन्होंने कैद को तरजीह दी। जिस कौम की बेटियां इतनी बहादुरों, क्या उस कौम को शिकस्त दी जा सकती है? ताकत से इस जंग को अब तूल तो दे सकते हैं, यह बात ज़हन में रख लें। अब कितनी भी ताकत का इस्तेमाल करें, ताकत से अब जंग को तूल तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसी जंग को कभी जीता नहीं जा सकता।
لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس میں پنجاب کی ڈومیننسی ہے، وہ کاروباری ادارہ ہے، وہ بزنس ٹائکون ہے، وہ منافع کی خاطر ہر حد پار کر سکتا ہے، جس طرح اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہر حد پار کی جا رہی ہے، کوئی انتہا نہیں چھوڑی جا رہی، موت کا کاروبار چل رہا ہے، انسانوں کی لاشوں کو اس طرح مار کر پھینکا جا رہا ہے جیسے وہ انسان نہیں تھے، کوئی مچھر تھے، کوئی مکھیاں تھیں یا کوئی کیڑے مکوڑے تھے۔ لیکن سب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچ قوم پر جاری مظالم عالمی ضمیر کا بھی امتحان ہے۔ اس وقت یہ آزمائش ہے دنیا کی، کیا واقعی وہ انسانیت کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس میں وہ حقیقی غمخوار ہیں یا نمائشی غمخوار ہیں؟ لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے 22 نوجوانوں کے قتل کے بعد بھی دنیا اگر خاموش ہے تو پھر میں اس کو کہوں گا کہ وہ نمائشی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ 22 بلوچ نوجوانوں کو ذبح کر دیا گیا، یہ بھی فروری 2025 کی بات ہے۔ 109 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور پھر 50 افراد کا ماورائے عدالت قتل ہوا۔ کیا کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے جبکہ بلوچ یہ نہیں سمجھتا، تو پھر ان کے ساتھ آپ اس طرح کا کر کے اور آپ اس قوم کو جیتنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، فتح کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں کے معدنیات کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں، وہ میں آپ کے ضرور سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس وقت بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو کے سامنے ایک چیز اور رکھنا چاہتا ہوں کہ 8 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنے ہیں۔ کوئٹہ سریاب سے سیف اللہ ولد عطا اللہ، جیونی سے مجید ولد غلام محمد اور پھر خزدار سے 2 بھائی ہیں، شمس اور قمر زہری ولد غلام محمد، اور پھر اپنا نصیر آباد سے بالاج پیرل ولد پیرل اور بالاج نصیر ولد نصیر، اور ایک معذور شخص ہے اس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ خاران سے عبد الغنی ولد عبد الحفیظ کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ بلیدہ سے 15 سالہ کمبر خدا بخش اکتوبر 2025 سے گھر سے ان کو حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ ان کے اہل خانہ شدید پریشان ہیں لیکن ان کو نہیں رہا کیا جا رہا۔ آج میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس 15 سالہ نسرینہ کی، کہ جس کو 115 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن نسرینہ بلوچ کے حوالے سے ریاست کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار کچھ تو اصول ہوتے ہیں جنگ کے، لیکن بلوچستان میں جنگ کا کوئی اصول نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں بات کرتا ہوں پاکستان کے نظام عدل کی، کیا ججوں کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان ججوں کی بیٹیوں کو اگر کوئی اس طرح اٹھا کر لے جائے اور 9 ماہ 10 ماہ 11 ماہ تک ان کو لاپتہ رکھے تو ان ججز پر کیا گزرے گی؟ لیکن ان ججز کی شاید بیٹیاں نہیں ہیں۔ اگر ججز کی بیٹیاں ہوتی تو یقیناً نظام عدل حرکت میں آتا کہ ایک صوبے کی 7 بیٹیاں ایک ماں اپنے پورے خاندان کے 11 افراد کے ساتھ لاپتہ ہے، لیکن اس ملک کا نظام کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ یہ جبر کا راج ہے۔ اس کا مطلب ڈکلیئرڈ بلوچستان کو آپ کر دیں، ڈکلیئرڈ کالونی ڈکلیئر کر دیں کہ بلوچستان ڈکلیئرڈ کالونی ہے ریاست کی۔ عدلیہ کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ کو تو میں کہتے ہی جی ایچ کیو پراکسی ہوں، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جو اربوں روپے کی کرپشن کا میں منہ کالا کر کے بیٹھا ہوا ہو، جو کوئلے کی دلالی کرتا ہو، اس کی میں کیا بات کروں؟ تو اس طرح آج میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا
ایک نامور پنجابی اینکر ہیں جو ہے وہ بہت بڑے خود کو اینکر سمجھتے ہیں اور نام نہاد نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر وہ بات کر رہے تھے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان اگر بشیر زیب، نور ولی محسود اور گل بہادر کو پاکستان کے حوالے کر دے تو جنگ ہی ختم. یار کم سے کم میں حیران ہوتا ہوں کہ عوام کو جب آپ اس ملک کے عوام ISPR اور مریم نواز کے سوشل میڈیا ٹیم کا بیانیہ بائے نہیں کر رہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ جب سے عمران خان اقتدار سے ہٹا ہے تب سے عمران خان کے کون سی چیز ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی؟ ہر نیند سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو اس وقت تو جو پنجابی صحافی ہیں ان کو عمرانو فوبیا ہو گیا ہے. وہ عمران فوبیا میں مبتلا ہو چکے ہیں کیونکہ ISPR نے ان کے ذہنوں میں ٹھوکا ہے، کیونکہ وہ وہیں کے تنخواہ دار ہیں تو ان کو حق اور سچ کی بات کرنا ان کو گوارا نہیں ہے. بلوچستان میں ہونے والے مظالم ان کو نظر نہیں آتے. بلوچستان سے 15 سالہ 13 سالہ بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، یہ ان کو نظر نہیں آتا. پورے کے پورے خاندان لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، یہ ان نام نہاد صحافیوں کو نظر نہیں آتا. یہ جو نیشنل ایک نام نہاد قسم کا ایک کوٹھے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں صحافت کے، پہلے ہوتے تھے ادارے، اب ہیں صحافت کے کوٹھے. تو ان کوٹھوں پر بیٹھے صحافیوں کو کیا پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ BLA کے خلاف ایک سردار ہیں، ریاستی سردار، جس کو حامد میر نے بیچ چوراہے ایکسپوز کر دیا تھا، سردار یار محمد رند، انہوں نے BLA کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. کمال ہے بھائی. میں تو حیران ہو گیا کہ کیا ریاست سرکاری اور درباری اور تنخواہ دار سردار جو قوم فروش ہوں، جو دھرتی فروش ہوں، کیا ان کے توسط سے بلوچستان کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ یہ میں تو حیران ہوا ہوں اس خبر پہ کہ یار محمد رند نے BLA کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. کل تک تو آپ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ جرگے کر رہے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی جو ریاست اگر اپنی عزت اور وقار پیارا ہے تو اس وزیر اعلیٰ کو بھی اٹھا کے آپ جیل میں ڈالو اور پوچھو کہ یہ جرگہ کیسے ہوا، تو پھر بات بنے گی. اس وقت بلوچستان کی حالات کیا ہیں؟ ملٹری انسٹالیشنز پر بہت مہلک حملے ہو رہے ہیں. پچھلے 3-4 دنوں سے راکٹ فائر ہو رہے ہیں. آج جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ تو اور ہی زیادہ تباہ کن ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں جھڑپوں کے دوران ایک کیپٹن کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. کیپٹن حماد اللہ قادری کی نماز جنازہ ہفتہ کے روز ان کے آبائی گاؤں مٹا مغل خیل ضلع چارسدہ شب قدر میں خاموشی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ یہ جو کیپٹن حماد اللہ قادری تھا وہ بلوچستان میں ان کی جان گئی. تربت میں واقع انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پاکستان نیوی کے مرکزی کیمپ پر تیسری مرتبہ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے مبینہ طور پر راکٹوں سے حملے کیے گئے، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. مقامی افراد کے مطابق مجموعی طور پر 12 دھماکوں سمیت شدید فائرنگ کی آوازیں سنی جاتی رہیں. اس کے علاوہ بلوچ آزادی پسندوں نے کا جو اہم ٹارگٹ ہے اور جس پر پہلے توجہ دینی چاہیے تھی ان کو، ڈیتھ اسکواڈ، لیکن اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کی حکومت اس قدر کمزور، لاچار اور ختم شدہ ہے کہ وہاں پر قانون کی حاکمیت ختم ہو چکی ہے، ریٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے جس پر سالانہ 1 کھرب روپے خرچ ہوتے ہیں. اس وقت کی اگر میں بات کروں تو تربت سے کوئٹہ جاتے ہوئے تربت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر گل حسن بلوچ کے مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر گاڑی چھین لی. تربت میں مسلح افراد کی جانب سے پولیس کی گشتی ٹیم پر حملہ کیا اور DSP کی گاڑی اور سرکاری اسلحہ چھین لیا تھا.
कमिश्नर मकरान की गाड़ी भी कोयटा और से तुर्बत आते हुए सुराब के मकाम पर छीनी जा चुकी है। मुसल्लह अफराद ने बलूचिस्तान के सुराब टाउन के करीब वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के IT आलात ले जाने वाली एक सरकारी गाड़ी को रोका और उस गाड़ी को अपनी तहवील में लेकर चले गए। ये है रिट ऑफ स्टेट। फिर जिला गवादर के इलाके जीवानी के पानवान में मुसल्लह हमले के दौरान पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स के 3 एहलकार हलाक हो गए। जराये का मुताबिक हमलावरों ने हलाक होने वाले एहलकारों का असलहा भी अपने साथ ले लिया और उनकी शनाख्त नायक सलीम, सिपाही अदनान, जबकि जख्मी एहलकार की शनाख्त सिपाही अजीम के नाम से हुई है। और फिर डेथ स्क्वाड के 4 कारिंदे मारे गए हैं, जिनमें से 3 के मारने की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने BLF ने कबूल की है। नसीराबाद में मुसल्लह अफराद ने नवीद वल्द मुराद मोहम्मद को गोली मारकर हलाक कर दिया, जो कि एक रियासती हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड का रुकन था। तुम के इलाके कौंशलाक में एक मकामी डेथ स्क्वाड के रुकन मुस्लिम वल्द इस्माइल को हलाक कर दिया गया। तुर्बत के इलाके आपसर में परवेज वल्द नेक बख्त नामी एक रियासती आलाकार मारा जा चुका है, जबकि वाहिद वल्द कमाला को भी BLF ने एक कार्रवाई में कत्ल कर दिया है। और फिर डेरा मुराद जमाली के आरियाना मार्केट के करीब एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। दूसरी तरफ पंचगूर में रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक घर पर में घुसकर हमला किया और फायरिंग में खातून समेत 3 अफराद जिसमें जख्मी हुए, जिसमें से एक नौजवान जख्मों के ताब न लाकर चल बसा, जबकि दीगर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह है बलूचिस्तान की सूरत हाल। जिस सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल मैं आपको 24 घंटे बताता हूं, यह है तो क्या इस शख्स के पास एक सूबे का हक हुक्मरानी है? क्या रियासत को इस सूबे को अपने कंट्रोल में लेकर मजीद चलना चाहिए? क्या बेहतर नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट मान ले कि कोयटा में बलूचिस्तान में हम जंग हार चुके? ताकत, जबर, इस्तेहसाल, कत्ल, इससे तो जंग नहीं जीती जा सकती। बिजनेस भी हर जगह नहीं होता, कुछ जगह छोड़नी भी पड़ती हैं। लेकिन ईद के बाद क्या होगा? नाज़रीन, इस हवाले से अहम तरीन कुछ मेरे ज़राए हैं, उन्होंने मुझे इतलात दी हैं कि ईद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह अभी नेवल बेस पर मुतवातिर हमले हो रहे हैं, जिसकी मैंने आपके सामने बात की कि तो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाकिस्तान नेवी के मरकज़ी कैंप पर भी, वहाँ पर जो अपना था एयरपोर्ट का जो रिफ्यूलिंग एरिया था, वहाँ पर भी ज़ख़ीरा था, वहाँ पर उस पर भी हमला किया गया है। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि कोई जगह बच जाती है? तो इस हवाले से इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि ईद के बाद BLA, BLF, BRG और दीगर ऑर्गेनाइजेशन ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि ईद के बाद एक ऐसा मोर्का होगा, एक ऐसी जंग होगी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जिसमें दुनिया को बता दिया जाएगा कि रियासत बलूचिस्तान में कितनी कमज़ोर हो चुकी है। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ जंग लड़ी जा रही है, ये दीन की जंग है। किस चीज़ की जंग है मेरी समझ में बात नहीं आती। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो एक कौम जो सर से पांव तक कर्ज में डूबी हुई है, उसकी जेब से निकाले जाएंगे। तो एक ज़ाती अना की खातिर और रिजीम चेंज के नाम के लिए एक मुल्क पर चढ़ दौड़ना, ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है। तो बहरहाल जो भी हो, अगर ईद के बाद अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तनाव बरकरार रहता है तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि जो बलूचिस्तान की जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो बलूचिस्तान के अंदर कोई तबाहकुन सूरत हाल पैदा करती हैं तो उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त रियासत की पूरी तवज्जो बलूचिस्तान की तरफ है। और उसके अलावा बात करें तो ईरान और अमेरिका इसराइल वार की जो स्ट्रेटजी के हवाले से या फिर उसकी जो डिप्लोमेसी है उसके हवाले से उस पर पूरी तवज्जो है। तो इस हवाले से ये चीज़ हो सकती है कि उसमें कुछ अहम तनसीबात को निशाना बनाए जाने की मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।